हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए इसी टैगलाइन के साथ हम अपने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था प्रेशर और फोर्स, तो जिसमें से फोर्स के बारे में जितनी कहानी थी सब हो चुकी थी। अब उसमें से केवल प्रेशर बचा है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रेशर क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रेशर को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि आपका प्रेशर डिपेंड कितने फैक्टर पे करता है। तो देखिए, आपका जो प्रेशर होता है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट पर कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं या कितना कम फोर्स लगा रहे हैं। तो कम या ज्यादा के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। दूसरा है एरिया ऑफ द सरफेस वेयर फोर्स इज अप्लाइड, मतलब वो एरिया जहां पर आप फोर्स लगा रहे हो उसका एरिया डिपेंड करता है कि वो एरिया कितना चौड़ा या कितना कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मैग्नीट्यूड, कोई भी फोर्स प्रेशर मैग्नीट्यूड और फोर्स पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है कि वह फोर्स जो किसी एक निश्चित एरिया में वर्क करता है, तब उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन में प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आप कहेंगे कि सर इसकी जब जिस प्रकार से आपने फोर्स की यूनिट निकाली थी तो प्रेशर की भी यूनिट निकालिए। तो यूनिट लिख करके मैंने लिखा हुआ है, तो इसका मैंने फार्मूला लिख दिया। तो यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ एरिया। तो यूनिट ऑफ फोर्स का आपने निकाला था न्यूटन लास्ट सेक्शन में, तो न्यूटन को हमने इंडिकेट कर दिया एन से, और एरिया को हम लोग कहते हैं लेंथ इनटू विड्थ। और लेंथ और विड्थ किस में नापते? मीटर में नापते, यानी लंबाई भी मीटर में नापते, चौड़ाई भी मीटर में, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो यानी फार्मूला बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो इस नाते न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर। और इसी को बच्चों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 पास्कल भी कहते हैं, और इसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग 1 पा भी इंडिकेट करते हैं। मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। ये भी एक यूनिट है प्रेशर की। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स। ये यानी अगर आपको फोर्स पता हो, एरिया पता हो, तो प्रेशर कैसे निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं। जैसे मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 200 न्यूटन का, कितना? 200 न्यूटन का प्रेशर लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पर। मान लिया ये जो बॉक्स है, मान लिया ना, इसको बॉक्स बना दे। मान लिया ये जो बॉक्स है, अब इस बॉक्स का ये जो एरिया है वो कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। क्या है? 5 मीटर स्क्वायर। तो यानी आपको दो चीज पता हो गई। क्या? पहला है फोर्स, फोर्स कितना है? 200 न्यूटन, और एरिया कितना है? एरिया है हमारा 5 मीटर स्क्वायर। तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या है? P, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये आपने पढ़ा है। तो आप फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे? 200, और एरिया की जगह पे क्या लिखेंगे? 5। कैंसिल कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 40 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 40 पा भी हम कह सकते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। मतलब आप अपने डेली लाइफ में प्रेशर को कहां कहां फील करते हैं और क्या कहां कहां पे उनके एप्लीकेशंस देखते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा ट्रक टायर्स इज ब्रॉडर। आपने देखा होगा, जब भी आपने ट्रक देखा होगा तो ट्रक का जो पिछला चक्का होता है उसके पिछले चक्के में 2-2 टायर लगे होते हैं, और कहीं कहीं पर वो देखिए 4-4 टायर लगे होते हैं एक ही साइड पर। इस तरह से जैसे चक्का लगा है तो ये एक टायर अगर उसका यहां से दिखाई देता है तो उसी के साथ एक टायर और लगा होता है, और उसके बीच में छोटी सी एक गैप होती है इस तरह से। अब क्वेश्चन होता है कि आखिर ट्रक में उसके एक एक साइड पर 2-2 चक्के क्यों लगाए जाते हैं? सोचिए, यानी तो आपने जिसको आप लोग कहते हैं 10 चक्के वाली ट्रक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 10 चक्का क्या हो रहा है? एक्चुअल में आगे तो केवल 2 ही चक्के लगे होते हैं, लेकिन पीछे 8 या 6 लगे होते हैं। रीजन क्या है?
रीजन ये होता है कि ट्रक जो होता है एक वो हैवी लोडर व्हीकल होती है और ट्रक पर उसकी लेवल से बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ों को लगाया जाता है, जैसे सीमेंट ढोने के काम में, सरिया ढोने के काम में। तो उसका जो पिछला चक्का होता है, अगर वो पिछला चक्का एक ही चक्के का होगा तो ये प्रेशर इतना ज्यादा लगेगा कि चक्का जो है वो सड़क पर क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। तो इस नाते चक्का जब सड़क पे धंस जाएगा तो ट्रक के चलने में दिक्कत होगी। इस नाते चक्के को क्या किया था, तो थोड़ा चौड़ा बनाया जाता है कि जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया ट्रक के कांटेक्ट में आएगा, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया ट्रक के कांटेक्ट में आएगा, लगने वाला ये फोर्स बाई अप्लाइंग द ऑब्जेक्ट, ये जो अपने इसके ऊपर सीमेंट या सरिया रखा है, तो उसका फोर्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से चक्के द्वारा प्रेशर कम लगने लगेगा, यानी आपका चक्का जमीन में तब नहीं धंसेगा। दूसरा चीज आपने देखा होगा कि कटिंग एज ऑफ नाइफ। आपने देखा जितनी भी छुरियां देखी होंगी उनके एज कैसे होते हैं, बड़े शार्प होते हैं, बिल्कुल ऐसे एकदम से छुरी की तरह से शार्प होते हैं। रीजन ये है कि उसको शार्प क्यों बनाते हैं, रीजन ये है कि अगर आप चाकू को उल्टे सीधे करके किसी रस्सी को काटिए और चाकू का जो शार्प सिरा है उसको वो रस्सी काटे, तो देखिए सबसे तेजी से कौन कटेगा, जो आपने शार्प सिरा रस्सी को काटा। रीजन क्या है कि वो सिरा जितना ज्यादा पतला होगा, तो अगर ये रस्सी है तो वो रस्सी के उतने कम से कम एरिया को कांटेक्ट में लाएगा, और जितना कम से कम एरिया कांटेक्ट में लाएगा उतने तरीके से इसको चीरते हुए अंदर घुस जाएगा। जबकि अगर आप उसके ब्लेंडेड एंड को करेंगे तो उसमें उसका मैक्सिमम एरिया उसके कांटेक्ट में आएगा, और जैसे मैक्सिमम एरिया कांटेक्ट में आया तो लगने वाला प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम हो जाएगा तो ये धागा या रस्सी उतने देरी में कटेगा। उसके बाद आपने देखा होगा स्कूल बैग्स। आपने देखा आपके जो स्कूल बैग होते हैं वो जो जिस स्कूल बैग से आप उसको कंधे पर टांगते हैं उनको स्ट्रिप बैग कहते हैं। आपने देखा कुछ यह स्ट्रिप क्या होता है, थोड़ा चौड़ा चौड़ा होता है ना, क्योंकि आपके स्कूल बैग में बहुत ज्यादा सामान, अगर आप उन स्ट्रिप को काट करके अगर रस्सियां लगा देंगे तो आपके यहाँ पे दर्द पड़ेगा और यहाँ पर निशान पड़ जाएगा। तो उस प्रेशर को कम करने के लिए उसके सरफेस एरिया को चौड़ा कर दिया जाता है, और जितना एरिया चौड़ा होगा बॉडी सरफेस को उतना कांटेक्ट में आएगा और उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उतना डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चौथा तो आपने टैंक तो देखा ही होगा। क्या होता है, अगर टैंक का वो जो जिस बेल्ट पे वो चलता है वो मेटेलिक बेल्ट होती है, चौड़े चौड़े होते हैं, अगर उस बेल्ट को उतार दिया जाए तो टैंक का जो चक्का होता है वो लोहे का होता है, और वो अगर इस जमीन में चलेगा तो आप जानते क्या होगा, तुरंत जमीन में धंस जाएगा। तो उसके फोर्स को कम करने के लिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, एक रबड़ बेल्ट या मेटेलिक बेल्ट लगा देते हैं। अब वो एरिया चौड़ा हो जाता है, अब चौड़ा हो जाता है तो आपका टैंक का तो चक्का चल रहा है बेल्ट के अंदर, और मोशन कौन कर रहा है, बेल्ट। तो जब उतना बड़ा सरफेस एरिया मोशन करेगा तो लगने वाला टैंक का प्रेशर जमीन पर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो तेजी से मूव करेगा। हाँ तो स्टूडेंट, हम लोगों का अगला टॉपिक है प्रेशर एक्सर्ट बाय लिक्विड। तो हम लोग लिखते हैं अब क्वेश्चन है, देख लिक्विड भी क्या प्रेशर लगाती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को चेक करने के लिए अगर आप एक ट्यूब ले और ट्यूब का एक एंड अगर बलून से बांध दे और उसमें पहले थोड़ा पानी रखें तो आप देखेंगे कि बलून शुरुआत में कम फूला रहेगा, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ाएंगे, मान लिया आपने पानी यहां तक कर दिया, तो जैसे ही पानी का लेवल यहां तक होगा तो बलून का सिरा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। यानी पानी भी अपने निचले सरफेस पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो क्वेश्चन होता है कि जब पानी भी प्रेशर लगाता है तो उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसका भी एक फार्मूला होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का फार्मूला होता है P = HdG, ये फार्मूला था। अब आप कहेंगे सर जी ये कौन सा प्रेशर है। देखिए जब भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाते हो तो H पानी की हाइट कितनी है, यानी पानी की हाइट जितनी ज्यादा होगी प्रेशर उतना अधिक होगा। D मतलब होता है डेंसिटी, H यहां पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ वाटर
डी डेंसिटी ऑफ वाटर और जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आप पानी का प्रेशर निकाल सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट और भी है कि अगर आप एक बॉटल लें, क्या लें? एक बॉटल लें। एक बॉटल हम बना देते हैं भाई, थोड़ा सा सुंदर बॉटल बन जाए भाई। ये मेरा एक बॉटल है। अब बॉटल के एक पेदी से थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर पे होल करिए और एक बीच में होल करिए और एक सबसे ऊपर की तरफ होल करिए और आप यहां तक पानी भर दीजिए। कहां तक भरेंगे? यहां तक पानी भर देंगे। तो देखिए, जो सबसे नीचे वाला होल है इसको हम ए बी सी कहेंगे। तो देखिए, होल ए पानी के लेवल से कितना हाइट, जितना हाइट है उसको हम लोग H1 कहेंगे। होल बी पानी के लेवल से H2 हाइट पर है और होल सी पानी की हाइट से H3। तो मैं आप सिंपल से पूछता हूं कि सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? तो आप कहेंगे सर होल ए की। तो इसके अंदर जो पानी भरा जाएगा तो उसमें प्रेशर सबसे दूरी पे जाके गिरेगा, यहां पे गिरेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फार्मूला क्या लगेगा? P इज इक्वल टू एच डी जी। यहां पर H की वैल्यू, पानी दोनों में कॉमन है, H और D। ये D डेंसिटी पानी की हमेशा कॉमन रहेगी, G ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी कॉमन रहेगा, लेकिन हाइट सबसे ज्यादा है, इस नाते लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा। अब अगर आप H2 की बात करेंगे तो यहां का पानी यहां जाके गिरेगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट कम हो गई और जब इसकी हाइट कम हो गई तो लगने वाला प्रेशर भी कम हो गया। और अगर आप इसकी हाइट करें तो इसमें सबसे कम हाइट पर है तो इस पे प्रेशर सबसे कम लगेगा और ये पानी आप देखेंगे बोतल के सिरे के सबसे नजदीक गिरेगा। आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड प्रेशर। यानी एक लिक्विड प्रेशर के कितने एप्लीकेशन, यानी हम अपने डेली लाइफ में उनको कहां कहां देखते हैं। तो सबसे पहला है बेस ऑफ डैम इज ब्रॉडर। आपने अगर जिंदगी में कभी बांध देखा होगा तो बांध के आप ऊपर रहे होंगे, लेकिन जिस बांध के ऊपर थे उसके अगर आप ध्यान से नीचे कभी देख पाते तो उनका बेस उनके हेड से काफी चौड़ा होता है। और ये चौड़ा क्यों बनाया जाता है? देखिए, जब बांध से पानी को रोका जाता है तो हम सभी जानते हैं पानी अनंत लंबाई और एक लिमिटेड हाइट से बधी होती हैं। अब आप देखिए, अगर इसका बांध का ये इसका चौड़ाई है तो देखिए चौड़ाई जैसे जैसे इन ऊपर की तरफ आता है वैसे वैसे ये नैरोवर होता चला जाता है। तो होता यह है कि जब पानी की हाइट या पानी की गहराई तक ज्यादा होती है तो इसके इस बेस पे लगने वाला जो प्रेशर होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? फार्मूला P इज इक्वल टू एच डी जी, ये फार्मूला लगेगा। यानी जितना ज्यादा गहरा तो बेस पे लगने वाला प्रेशर उतना ही अधिक। तो यहां पे प्रेशर सबसे अधिक और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते चले जाएंगे हाइट कम होती जाएगी और हाइट कम होती जाएगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। इसी वजह से इसका जो बेस चौड़ा बनाया जाता है और हेड की तरफ यानी इसके ऊपर सिरे की तरफ ये काफी कम चौड़ा बनाया जाता है। तो जितना प्रेशर कम लगेगा नीचे की तरफ, अगर सोचिए ये अगर हम बांध को ऐसे बनाते और इसको अगर हम ऐसे न बनाते तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहां पे लगने वाला प्रेशर सबसे अधिक होगा और जब सबसे अधिक होगा तो पानी की गहराई यहां से बांध को क्या करेगी? तोड़ देगी और सारा जब ये टूटेगा तो पूरा का पूरा ये किला धड़धड़ा के गिर जाएगा। तो बच्चों, अगला जो एप्लीकेशन है वो वाटर हेड टैंक का है। और वाटर हेड टैंक जो होते हैं एक्चुअल में आप उनको जब भी देखते हैं तो उनको हम जमीन से काफी ऊंचाई पर बनाते हैं इस तरह से, और जो आबादी का जो काफी एरिया होता है वो उस वाटर हेड टैंक से काफी नीचे की तरफ होता है। तो वाटर लेवल जमीन से जितने ही ज्यादा हाइट पर होगा लगने वाला प्रेशर P इज इक्वल टू एच डी जी हमेशा उतना अधिक होगा, जिसकी वजह से पानी उतने ही प्रेशर से नीचे की तरफ जाएगा और वो हर घर के
लेवल तक क्या होगा, बड़े आराम से पहुंच जाएगा। अगर ये घर 2 मंजिला भी रहे तो भी पानी का लेवल यहां तक पहुंच जाएगा, बिकॉज ऑफ P इज इक्वल टू HD यानी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको समझना होगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले आपको ये समझना होगा एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो देखिए, हमने एक अर्थ जैसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ और हम सभी जानते हैं इस अर्थ पे हम आप और पूरा ये ऑर्गेनिज्म सिस्टम सब इसी के अंदर रहते हैं। और हम सभी जानते हैं हमारे और आपके द्वारा सांस लेने के लिए क्या हवा है, और ये हवा हमारे एटमॉस्फेयर यानी हमारी अर्थ को चारों तरफ से क्या किए हुए, कवर किए हुए हैं। अब चूंकि अगर वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो उस ऑक्सीजन का अपना कोई टीनिएस्ट मास होगा, और अगर मास होगा तो उस मास को आपका अर्थ की ग्रेविटी उसको क्या करेगी, अपने सेंटर की तरफ खींचेगी। और अगर वो खींचेगी तो ये फोर्सेस की वजह से आपके एटमॉस्फेयर यानी आपकी जो एयर है वो आपके अर्थ के रेडियस के बाहर नहीं जा सकती। और जब आपका अर्थ का रेडियस बाहर नहीं जाएगा तो ये सारा हवा जो हमारे अर्थ को चारों तरफ से घिरे हुए है, ये हवा ही हमारे बॉडी पर, हमारे अर्थ के सरफेस पर ये लगातार एक प्रेशर लगाती है। और इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट, मतलब W इज इक्वल टू mg, g ग्रेविटेशनल फोर्स और m आपके एयर का मास, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हाइट का क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर आप हिमालय पे जाएं तो क्या होगा, स्पेस में जाएं तो क्या होगा। तो देखिए, प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड, आप सभी जानते हैं बच्चों कि जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ते जाते हैं, ये अगर हाइट है तो हम सभी जानते हैं सबसे ज्यादा गैसें कहां होती हैं, जमीन पर होती हैं। और जैसे जैसे, और क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, इस नाते सारी गैसें जमीन के आसपास सबसे ज्यादा डेंस मात्रा में होती हैं। इस नाते यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू भी क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अगर आप पहाड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाते हैं तो यहाँ पर पेड़ों का अभाव होना शुरू करते हैं, पेड़ कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता है, खत्म होने लगता है या लो हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, उतना ही कम हो जाता है। और अगर आप स्पेस में चले गए तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन, इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है हमारे सोल्जर्स यूज करते हैं। आपने देखा होगा कुछ सोल्जर्स होते हैं जो स्काई डाइवर्स होते हैं, जो पैराशूट लेकर करके ऊंचे ऊंचे जगहों से या फिर एरोप्लेन से कूद जाते हैं। मान लिया ये हमारा प्लेन है, मतलब प्लेन मतलब हमारा अर्थ सरफेस है, और ये वो हमारा एरोप्लेन है जहां से स्काई डाइवर्स कूदते हैं। अब देखिए, अगर हमारा जो स्काई डाइवर्स है वो अगर कूदा तो हम सभी जानते हैं अपने स्काई डाइवर का अपना मास है जिसको हमारी ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, यानी फोर्स इज इक्वल टू mg से वो नीचे खींचेगी। और अगर ये जितनी हाइट पर रहेगा लगने वाला फोर्स उतना अधिक होगा, जिसकी वजह से ग्रेविटी तेजी से खींचेगा। अगर आप बिना पैराशूट के कूदेंगे तो ग्रेविटी आपको इतनी तेजी से खींचेगी कि जमीन से टकराते आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सर फट जाएगा, पैर टूट जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन आप यूज करते हैं क्या, पैराशूट। अब देखिए, पैराशूट जब यूज करते होता क्या, हम सभी जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में हवा की लेयर्स होती हैं। तो ये हवा जब पैराशूट के अंदर भर जाती है तो पैराशूट को फुला देती है, जिसकी वजह से आदमी गिरता तो नीचे की तरफ है लेकिन एक लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, तो जिसकी वजह से ये एक अनबैलेंस फोर्स बन जाता है। भले ही आदमी का मास बहुत ज्यादा है और हवा का मास बहुत कम है, लेकिन एक अनबैलेंस फोर्स बन जाने की वजह से ये ऑब्जेक्ट अब धीरे धीरे गिरेगा, ये गिरेगा नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स की तरफ, लेकिन पैराशूट के हवा द्वारा भर जाने की वजह से ये नीचे धीरे धीरे गिरेगा और आदमी इसकी सेफ लैंडिंग हो जाएगी। तो ये पैराशूट हमारे हवा को, हमारे स्काई डाइवर्स को जमीन में सीधे गिरने से क्या रोकते हैं, बचाते हैं। दूसरा है ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। अब आपने देखा होगा बच्चों कि जब आपने कभी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को आपने एक स्ट्रॉ लगा करके सक किया होगा, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। मान लिया ये आपका वो स्ट्रॉ है
जहां पर आप मुंह लगा करके सक करते हैं। तो आपने देखा होगा इसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड होती है। अब देखिए होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगातार सभी दिशाओं में एक बराबर होता है, तो वो प्रेशर हमारे लिक्विड पर भी लगेगा, तो वो प्रेशर हमारे स्ट्रॉ के अंदर भी लिक्विड के सरफेस पे लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब होता यह है कि जब हम इसको मुंह लगा करके सक करते हैं तो एक्चुअल में हम करते क्या हैं, हम इनके अंदर के हवा को ऊपर की तरफ खींचते हैं। जब इसके अंदर हवा नहीं रह जाती है तो देखिए इसके अंदर का प्रेशर भी नहीं रह गया। अब जब प्रेशर नहीं रह गया तो अगल बगल का तो प्रेशर काम कर ही रहा है, तो अगल बगल के प्रेशर क्या आ जाते हैं, लगातार वर्क करने की वजह से इनका प्रेशर बढ़ जाता है, और जब इनका प्रेशर बढ़ जाता है तो पानी अपने आप स्ट्रॉ के अंदर भरना शुरू करता है और वो धीरे धीरे मुंह तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से हम स्ट्रॉ द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करते हुए हवा द्वारा हम पानी को खींचते हैं। अब दूसरा है सक्शन रबड़। अगर हम सक्शन रबड़ की बात करें तो हम सभी देखते हैं सक्शन रबड़ एक रबड़ का एक पैर होता है। इस तरह से रबड़ का एक पैर होता है, ये बिल्कुल पॉप अप बॉल की तरह से होते हैं, बहुत रबड़ होते हैं। अब होता यह है कि जब हम इस सक्शन प्रेशर को किसी शीशे पर या किसी सरफेस पे ऐसे हवा निकाल करके चिपका देते हैं तो देखिए अंदर क्या होता है, यह मान लिया आपका सरफेस है और ये आपका सक्शन रबड़ है। और जब सक्शन रबड़ को आप प्रेस करके दीवार से लगाते हैं, जब चिपक जाता है तो होता क्या है कि बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चूंकि अब यहां पे हवा खत्म है तो यहां हवा खत्म होने की वजह से एयर जो होता है उन जगहों पे बहुत तेजी से भागने की कोशिश करते हैं जहां पर हवा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हवा सभी तरफ एक बराबर लगनी चाहिए। तो यहां पे हवा का दबाव कम होने की वजह से चारों तरफ से हवा का दबाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और हवा का दबाव जब बढ़ जाता है तो ये प्रेशर जो एटमॉस्फेयर द्वारा लगता है, ये इस प्रेशर इस सक्शन पैड को उस सरफेस से उखाड़ने ही नहीं देता है। मतलब प्रेशर अंदर से नहीं लगता, सब प्रेशर बाहर की तरफ से लगता है, और इस प्रेशर की वजह से ये सक्शन पैड दीवार से क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो बच्चों ये सब रहा आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। इस प्रकार से चैप्टर 11 यहां पे समाप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं।